बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है जतोई के चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 5 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का या फिर ड्राई आई सिंड्रोम की। ड्राई आई सिंड्रोम बेसिकली नाम से ही जाहिर है कि ड्राई आई यानी जो एक्वस टीयर की प्रोडक्शन है वो इतनी ही कम हुई हुई है कि जो नॉर्मल टीयर फिल्म होती है उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। अब ये दो वजूहत की वजह से हो रहा है कि या तो एक्वस टीयर की प्रोडक्शन ही कम हुई हुई है यानी एक्वस टीयर की डेफिशिएंसी हुई हुई है, या फिर उनकी इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है। तो इसकी एटियोलॉजी में भी हम यही बात डिस्कस करेंगे कि या तो एक्वस टीयर की डेफिशिएंसी हुई है या फिर उनकी इवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आइज़ हमारी ड्राई हो रही हैं। अब एक्वस टीयर की डेफिशिएंसी आप जहन में लाएं कि एक्वस टीयर की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है। कि एक्वस टीयर कहाँ से बनना होता है? लक्राइमल ग्लैंड से बनना होता है। अगर लक्राइमल ग्लैंड ही नहीं कंजेनिटली बना हुआ, यानी इस कंडीशन को कहते हैं कंजेनिटल ए लक्राइमा, यानी कंजेनिटल ग्लैंड ही जो लक्राइमल ग्लैंड है वो कंजेनिटली बना ही नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है। या फिर अगर जो नर्व सप्लाई मिल रही होती है ट्राइजमाइनल नर्व के थ्रू लक्राइमल ग्लैंड को मिल रही होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे हम सर्जरी करते हैं ट्राइजमाइनल गैंग्लियन की, उसके डीनर्वेशन की वजह से क्या होगा कि जो सिक्रीशन होती है लक्राइमल ग्लैंड की वो कम हो जाएगी। या फिर आइडियोपैथिक हाइपोसिक्रीशन होती है। तो इन थ्री प्रोसेसेस को हम कहते हैं कि ये प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का के टाइप्स हैं, यानी कंजेनिटली लक्राइमल ग्लैंड नहीं बना, या फिर उसकी डीनर्वेशन हो गई है, या फिर आइडियोपैथिकली वो अपनी सिक्रीशन को खुद ब खुद ही उसने कम कर दिया। नेक्स्ट कॉज आती है कि एक्वस टीयर डेफिशिएंसी की एक और वजह होती है प्राइमरी स्जोगरन सिंड्रोम। प्राइमरी स्जोगरन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें लिम्फोसिटिक इन्फ्लेमेशन और डिस्ट्रक्शन हो जाती है लक्राइमल एंड सलाइवरी ग्लैंड्स की। लक्राइमल एंड सलाइवरी ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है विदाउट सिस्टेमिक एसोसिएशन। प्राइमरी के अंदर ना सिस्टेमिक एसोसिएशन नहीं होती, लेकिन जब हम सेकेंडरी स्जोगरन सिंड्रोम की बात करते हैं उसमें सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो रहे होते हैं। अब जो प्राइमरी का सिजोगरन सिंड्रोम है, इसमें ड्राई आइज के साथ ड्राई माउथ भी हो रहा होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ लक्राइमन एंड सलाइवरी ग्लैंड दोनों हो रहा है। इसकी वजह से जीरोथैल्मिया भी होगा, जीरोस्टोमिया की कंडीशन भी जनरेट होगी। नेक्स्ट सेकेंडरी सिजोगरन सिंड्रोम हमने कहा कि ड्राई आई एसोसिएट हो विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सिस्टेमिकली, यानी सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ ये रिलेट हो। अब ये किन कंडीशन में हो सकता है? फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है, और एसएलई यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस की कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ नॉन सिजोगरन सिंड्रोम, यानी सिजोगरन सिंड्रोम के अलावा भी कुछ कॉजेज होती हैं। अब इसमें क्या हो सकता है कि ट्रोमा की वजह से जो लक्राइमल ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन कम हो गई है, ट्रोमा इसकी वजह से हो सकता है, या फिर केमिकल थर्मल रेडिएशन इन वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन यानी ट्रैकोमा की इन्फेक्शन में भी हम कहते हैं कि लक्राइमल ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन फॉर एग्जांपल सार्कोइडोसिस एंड थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में हो सकता है। हाइपर सिक्रीशन हाइपर सेंसिटिविटी फॉर एग्जांपल स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में हो सकता है। उसके अलावा ट्यूमर्स बन जाए बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द लक्राइमल ग्लैंड में हो सकता है, और ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा की कंडीशन में हो सकता है। सो एक्वस टीयर की प्रोडक्शन किन किन वजूहत से कम हो रही है? सबसे पहली वजह हमने पढ़ी कि कंजेनिटली लक्राइमल ग्लैंड नहीं बना, या फिर सर्जरी में हमने ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से डीनर्वेशन हो गया, उस वजह से लक्राइमल प्रोडक्शन कम हो गई है, या फिर आइडियोपैथिक हो सकती है। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी सिजोगरन सिंड्रोम, इसके अंदर ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है लक्राइमल एंड सलाइवरी ग्लैंड की। अब चूंकि सलाइवरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो रहा था, जीरोथैल्मिया के साथ जीरोस्टोमिया की कंडीशन भी होगी। नेक्स्ट सेकेंडरी सिजोगरन सिंड्रोम में हमने कहा कि सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एसएलई। उसके अलावा नॉन सिजोगरन सिंड्रोम में हमने ट्यूमर पढ़ा, इन्फेक्शन पढ़ी, इन्फ्लेमेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ट्यूमर्स एंड सेकेंडरीज फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। तो ये बात होगी एक्वस टीयर की डेफिशिएंसी। अब दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो एक्वस फिल्म बनी है उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा हो गई है। जब हमने पार्ट 1 की वीडियो की बात की थी तब हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो एक्वस टीयर था उसकी सबसे बाहर वाली लेयर रिलीज होती है मेबोनियन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ जीज से, और इसके अंदर ना लिपिड प्रेजेंट होते हैं। ये लिपिड क्या करते हैं? ये एवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी एवेपोरेट होने से बचाते हैं। अब इस एवेपोरेशन को अगर ये वाले मेबोनियन ग्लैंड के अंदर डिस्फंक्शन आ गया तो जाहिर सी बात है लिपिड लेयर नहीं बनेगी, और जब लिपिड लेयर ही नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। सो ये दो कॉजेज़ होती हैं इसकी। नेक्स्ट बात करें तो किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा। अब उसकी आइज़ ड्राई हुई हुई हैं तो वो कहेगा कि उसकी आंखों में ना उसको खुश्की सी महसूस होती है, उसके अलावा इरिटेशन होती है, उसको बर्निंग सेंसेशन आती है, और चूँकि आइज़ बहुत ज़्यादा ना अगर खुश्क हो जाएँ तो हमें ऐसे फील होता है कि ना आँख के अंदर कोई चीज़ मुसलसल प्रेजेंट है, यानी फ़ौरन बॉडी सेंसेशन फील होती है। और ये तब वर्स होती है जब पेशेंट जो है वो सन के एक्सपोजर में आता है, या फिर हवा के एक्सपोजर में, या फिर गर्म क्लाइमेट में जाता है। क्यों? तब जाहिर सी बात है कि ड्राई कंडीशंस में ज़्यादा आइज़ ड्राई होने का ख़तरा होता है।
सो इन कंडीशन में जो ड्राई आई सिंड्रोम है वो ज़्यादा एक्सकर्बेट करता है। अब चूंकि इसके अंदर जब ये आगे वाली साइड पर टीयर फिल्म नहीं बन रही, तो हमें पता है ना कि यहाँ पे कॉर्निया प्रेजेंट है, और कॉर्निया की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी लेयर होती है? एपिथेलियल लेयर। अब इस एपिथेलियल लेयर के अंदर अगर डैमेज शुरू हो गया तो इसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं पंक्टेट एपिथेलियल केराटोपैथी। अब इस पंक्टेट एपिथेलियल केराटोपैथी की वजह से जब पेशेंट जो है वो लाइट की तरफ देखना उसको डर लगने लग जाता है लाइट से, जिसको हम कहते हैं फोटोफोबिया, यानी वो लाइट को अवॉइड करना शुरू कर देता है। उसके अलावा बात करें तो अगर किसी जगह पर सिक्रीशंस कम है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर म्यूकोइड डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। जब म्यूकोइड डिस्चार्ज आने लग जाता है तो हमारे पास ये वाला म्यूकोइड डिस्चार्ज क्या करता है कि ब्लरिंग ऑफ विजन करवा देता है, यानी ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन करवा देता है। अब चूंकि यहाँ पे खुश्की हुई हुई है यानी ड्राइनेस हुई हुई है, तो पेशेंट को ना पेन फील होगी जब वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करेगा। जब वो आइज़ को ब्लिंक करेगा तो जाहिर सी बात है, जो कि हम पढ़ते हैं ना कि जब आई बॉल यानी जो कॉर्निया और जो आईलिड है, इन दोनों के दरमियान लुब्रिकेशन ही टीयर फिल्म ने प्रोवाइड करनी होती है। जब ये लुब्रिकेशन ही नहीं होगी तो जो ब्लिंक करेगा जब पेशेंट, तो उसको पेन फील होगी। और कॉर्निया की जब हम बात करते हैं ना, तो ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। उसकी जो नर्व सप्लाई है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट साइंस की बात करें कि एग्जामिनेशन पे हमें क्या नज़र आएगा कि इसमें ना हमारे पास पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस होगा। जो आईलिड्स हैं ना पोस्टीरियर साइड पर, उनकी स्वेलिंग हुई होगी। अब पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में तो हम ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि मेबोमियन ग्लैंड ना हाइपर सिक्रीशन करवा रहे होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें मेबोमियन ग्लैंड के डिसफंक्शन होता है, क्योंकि हमने कहा था ना कि मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन होगा तो एवैपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सो इसमें पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस तो होता है, लेकिन जो इसमें मेबोमियन ग्लैंड है वो डिसफंक्शन की तरफ जाता है, हाइपर सिक्रीशन की तरफ नहीं जाता। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट इसमें रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ टीयर होगा, इसके हम टेस्ट भी करते हैं, अभी हम ये वाले टेस्ट पढ़ेंगे, उधर से हमें पता चलेगा। उसके अलावा म्यूकस स्ट्रैंड्स और डेब्रिस हमें कंजक्टिवा के अंदर नजर आएंगे। उसके अलावा पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन्स नजर आएंगी कॉर्निया की। इसके अलावा कॉर्नियल फिलामेंट्स नजर आएंगे। अब ये कॉर्नियल जो फिलामेंट्स होते हैं ना, इसको देखने के लिए हम स्पेशलाइज स्टेन्स यूज़ करते हैं, वो ये वाली स्टेन्स होती हैं। अभी हम इनके इमेजेस से समझेंगे। तो ये बात होगी। नेक्स्ट हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हम बनाते हैं थ्रू क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस में हम सबसे पहले डिक्रीज मार्जिनल टीयर स्ट्रिप को देखते हैं। टीयर स्ट्रिप को टेस्ट करने के लिए ना हम ये शिरमर्स टेस्ट करते हैं, इसकी भी अभी हम बात करेंगे। उसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हुई होगी और कॉर्नियल फिलामेंट्स हमें नजर आएंगे। कॉर्नियल फिलामेंट्स को हम इन टेस्ट से देखेंगे। अब स्पेशलाइज टेस्ट को हम डिटेल से समझने लगे। सबसे पहला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। अब ये ऐसा टाइम होता है जिसमें जो नॉर्मल ब्लिंकिंग के दौरान जो टीयर फिल्म है वो ब्रेकअप हो जाती है, यानी ब्लिंकिंग के दौरान जो टीयर फिल्म है वो ब्रेकअप हो जाती है, उसका हम टाइम को मेजर करते हैं। नॉर्मल टाइम टीयर फिल्म के ब्रेक होने का ड्यूरिंग ब्लिंकिंग वो होता है 15 to 20 सेकेंड, लेकिन अगर ड्राई आई होगी तो वो रिड्यूस होकर 10 सेकेंड से भी कम हो जाएगा। सो ये टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम होता है। नेक्स्ट अब हम बात करने लगे एपिथेलियल स्टेनिंग्स की, जो हम कॉर्नियल फिलामेंट्स को देखने के लिए करते हैं। अब हम इसको डिटेल से समझने लगे। सो एपिथेलियल स्टेनिंग यानी जो कॉर्नियल एपिथेलियल स्टेनिंग है वो बेसिकली हम 3 मेथड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। सबसे पहली स्टेनिंग आती है फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। इसमें हम स्टेन कर रहे होते हैं कॉर्निया एंड कंजक्टिवा को। इस सेंटर में कॉर्निया प्रेजेंट है और इसके दोनों साइड्स पर ऐसे यहाँ पर कंजक्टिवा प्रेजेंट होता है, बल्बर कंजक्टिवा। अब इन दोनों की एपिथेलियन को हम स्टेन करते हैं। इसके ऊपर देख सकते हैं कि जो कॉर्निया वाला रीजन है ना, इस कॉर्निया वाले रीजन पे ये ग्रीन हमें नज़र आ रही हैं फिलामेंट्स, इनको हम कहते हैं कॉर्नियल फिलामेंट्स। इसको हम देख सकते हैं फ्लोरेसेंस स्टेनिंग से। सो ये पहली स्टेनिंग टेक्निक होगी। नेक्स्ट स्टेनिंग टेक्निक आती है रोज बेंगल स्टेन। जो बुक के अंदर डायग्राम बनी थी वो रोज बेंगल स्टेनिंग की ही थी। इसमें हम देख सकते हैं कि हम माइल्ड केसेस ऑफ ड्राई आइज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं रोज बेंगल स्टेन से एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस। ये डिटेक्ट करता है जो हमारे पास डेड और जो डेब्रिस मटेरियल होता है ना कॉर्नियल फिलामेंट्स के तौर पर जो प्रेजेंट होता है कॉर्निया के ऊपर, जहाँ ये कॉर्निया वाला रीजन है, इसके ऊपर ये वाले जो मटेरियल हमें नज़र आ रहा है ना, ये कॉर्नियल फिलामेंट्स हैं। इन कॉर्नियल फिलामेंट्स को हम रोज बेंगल स्टेन के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाली स्टेन आती है, इसको हम कहते हैं लिसामाइन ग्रीन स्टेन। लिसामाइन ग्रीन स्टेन, इसमें हम देख सकते हैं कि कॉर्निया के ऊपर हमें ये कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये कॉर्निया है, इसके ऊपर ये वाले जो फिलामेंट्स हैं ये हमारे पास हैं कॉर्नियल फिलामेंट्स। तो ये हमने 3 स्टेनिंग्स की बात कर ली। अब इसके बाद ना एक टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं शिरमर्स टेस्ट। अब ये शिरमर्स टेस्ट क्या चीज़ होती है?
ये बेसिकली हम ड्राई आई सिंड्रोम को डिटेक्ट करने जो माइल्ड केसेस होते हैं ना ड्राई आई सिंड्रोम को उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम वार्टमैन फ़िल्टर पेपर को यूज़ करते हैं जिसके ऊपर रीडिंग्स प्रेजेंट होती है। ये वाला जो फ़िल्टर पेपर है इसको हम कहते हैं वार्टमैन फ़िल्टर पेपर। इसके ऊपर रीडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये हम प्लेस कर देते हैं कंजक्टिवा के अंदर। कंजक्टिवा के अंदर हमने प्लेस कर दिया। अब क्या होगा कि जब हम इसको प्लेस करेंगे तो टीयर जो होंगे वो इसके ऊपर आने लग जाएंगे इस वार्टमैन फ़िल्टर पेपर पर। अब जितना वो फासला मतलब डिस्टेंस को कवर करेंगे इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर उसको हम मेजर कर लेंगे 5 मिनट्स के बाद। 5 मिनट्स के बाद हम इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ड्राई आई में ये जो डिस्टेंस होता है ये 6 मिलीमीटर या इससे भी कम होता है। जबकि नॉर्मली हम इस आंख के अंदर देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक आया हुआ है। ये ब्लू डॉट हमें शो कर रहा है। सो ये जो पेशेंट है इसकी हम शिरमर टेस्ट की बात करें तो इसमें शिरमर टेस्ट हमें ये बता रहा है कि इसको ड्राई आई सिंड्रोम नहीं है। जबकि अगर ड्राई आई सिंड्रोम होगा तो 6 मिलीमीटर या इससे भी कम हमारे पास रीडिंग आएगी। ये हमने कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट की बात कर ली। सो ये हमने इन टेस्ट की बात कर ली। नेक्स्ट आता है इंप्रेशन साइटोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ड्राई आई के अंदर ना गॉबलेट सेल्स को देख रहे हैं। सो जाहिर सी बात है कि गॉबलेट सेल ने म्यूकॉइड सिक्रीशंस को रिलीज करना होता है। तो गॉबलेट सेल जो ड्राई आई के अंदर होते हैं वो रिड्यूस हुए होते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है और सर्जिकल होता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो चूंकि इसमें टीयर प्रोडक्शन कम हुई है तो आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट देते हैं। इसमें हम ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जेल्स भी दे सकते हैं, ऑइंटमेंट्स भी दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से एजेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं सबसे पहले सेलुलोज डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज आता है इसके अंदर। उसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड सोडियम हाइयालुरोनेट आ जाता है। उसके अलावा पेट्रोलियम मिनरल ऑयल आ जाते हैं जिसमें हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है लैक्रिल्यूब आई जेल की। सो ये आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट आते हैं। फिर आते हैं ऑटोलोगस सीरम। ये हम सीवियर ड्राई आइज के पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। इसके अंदर ना ग्रोथ फैक्टर्स और विटामिन ए होते हैं जो कि ऑक्यूलर हेल्थ सरफेस की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूकोलिटिक एजेंट्स। हमने कहा था ना कि इसके अंदर म्यूकोइड स्ट्रिंग से बन रहे थे तो उनको हम यानी जो म्यूकोइड थ्रेड से बन रहे थे उसको हम डिस्पर्स करने के लिए हम 5% एसिटाइल सिस्टीन के ड्रॉप्स देते हैं म्यूकोलिटिक एजेंट्स। नेक्स्ट आते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स। ये क्या करते हैं कि ये ना जो सेलुलर डैमेज ऑलरेडी हो गया हुआ ना उसको रिवर्स करते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स। उसके अलावा जो विटामिन ए रेटिनॉइड विटामिन ए होता है ना तो ये क्या करता है कि ये आई को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल टॉक्सिक एलर्जन से और इन्फ्लेमेशन से। नेक्स्ट आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। फॉर एग्जांपल टॉपिकल स्टीरॉयड दे सकते हैं। उसके अलावा टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। उसके अलावा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओरल ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या करेंगे कि हमें पता है ना कि आगे की तरफ आईलिड ने आना होता है। आईलिड और जो हमारे पास कॉर्निया है उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब रगड़ लग रही है दोनों के दरमियान। तो उस रगड़ को प्रिवेंट करने के लिए ना हम दरमियान में कॉन्टैक्ट लेंसेज दे देते हैं। ये क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज ना कॉर्निया को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और कॉर्नियल जो हमारे पास फिलामेंट्स बन रहे थे उनकी फॉर्मेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम पंक्टल प्लग्स देते हैं। पंक्टल प्लग्स को समझ लेते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि इसमें ड्रेनेज भी हो रही होती है टीयर्स के साथ साथ। अब इस ड्रेनेज को हम ना कम कर देते हैं या ये पंक्टा प्रेजेंट होते हैं, इस पंक्टा के ऊपर ना हम पंक्टल प्लग्स लगाते हैं। जब पंक्टल प्लग्स आ जाती हैं तो ड्रेनेज कम हो जाती है, जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो भी रही होती है ना वो फिर आई के ऊपर ही रहती है। सो इस तरह से हम पंक्टल प्लग्स को लगाते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर आता है। सर्जिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि हम पैरोटिड डक्ट को निकाल के ना ट्रांसप्लांट कर देते हैं कंजक्टिवा के अंदर। कंजक्टिवा के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो जाएगी टीयर फिल्म की। तो ये हमने बात कर ली केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का या फिर ड्राई आई सिंड्रोम की। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपिफोरा की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.